कैसे हैं आप लोग। आज एक बार फिर इसी स्मार्ट अचीवर्स के प्लेटफॉर्म पर हम एक बार फिर आपके सामने रूबरू हुए हैं और आज मैं 6 अप्रैल शिफ्ट 1 के कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन के साथ आपके सामने आया हूँ, क्योंकि अभी कुछ पेपर बचे हुए हैं। वैसे इस बार मुझे आने में काफ़ी लेट हो गया, क्योंकि बेटा हमारे नए बैचेस भी हम लोग के स्टार्ट हो चुके हैं, तो बहुत कोशिश करी समय निकालने की, नहीं निकाल पाए। तो आज जैसे ही हमें क्वेश्चन मिले और हमने उनकी ऑथेंटिसिटी को कंफर्म किया, देन उसके बाद मुझे लगा कि क्यों ना इन क्वेश्चन के आंसर आप सभी से डिस्कस किए जाएं। तो इन्हीं क्वेश्चंस और आंसर के साथ आज मैं फिर से आपके सामने एक बार फिर से रूबरू हुआ हूं और मैं चाहता हूं कि इन आंसर्स को आप जरूर देखें, सुने और समझें। अच्छा लगे तो अप्रिशिएट करिए और इसको लाइक और कमेंट भी करिए, जिससे कि बाकी जो लोग देखें वो भी थोड़ा इस पर कंसंट्रेट करें। अभी कई एग्जाम होने बाकी हैं, तो मैं चाहता हूं कि इन क्वेश्चन के एडवांटेज आंसर तो आपको मिले ही, साथ में मैं कोशिश यही करूंगा बाकी पेपर के सॉल्यूशन भी आज से कल में अपनी YouTube चैनल पर, बाकी जो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हैं, प्लस अपनी जो वेबसाइट है उन सभी पर इन्हें अपलोड कर सकूं। तो बिना समय बर्बाद किए आइए हम लोग आते हैं क्लास 6 अप्रैल शिफ्ट 1 जेई मेन के कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस पर। सबसे पहले बच्चों हम लोग आते हैं जो हमें रिसेंटली भी क्वेश्चन 1 मिला है, वो ये था बेटा हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1 था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सल्फोनिक फंक्शनल ग्रुप। इनमें सल्फोनिक फंक्शनल ग्रुप कौन है? तो अगर मैं आपसे पूछूं तो मुझे लगता है सभी लोग का आंसर एक ही होगा। ये तो सल्फर डाइऑक्साइड है, ठीक है, ये सल्फर ट्राइऑक्साइड है। सल्फोनिक ग्रुप की बेटा जब बात करते हैं तो सल्फोनिक ग्रुप का फॉर्मूला क्या होता है? SO3H होता है। ये H2SO4 है। जब आप इससे 1 हाइड्रोजन बेटा रिमूव करेंगे तो हमारे पास बनता है SO3H। ये सल्फोनिक ग्रुप बेटा। यहाँ पर सल्फोनिक ग्रुप में लिंकेज एटम सल्फर होता है हमारा, जैसा कि आप सभी को यहाँ दिख भी रहा होगा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए। इसी के साथ हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2, मैच द फॉलोइंग है। हमें कुछ हाइब्रिडाइजेशंस दिए गए हैं और साथ में उनका स्ट्रक्चर दिया गया, मैच कराना है। ये क्वेश्चन देखा जाए तो क्लास 11 केमिकल बॉन्डिंग का बनता है। जैसे कि सबसे पहले मैं बात करूंगा sp3d2। sp3d2 का मतलब बेटा होता है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। अब अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो दिए गए जो भी स्ट्रक्चर हैं उसमें केवल ए से ही मैच खाता है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में सिर्फ और सिर्फ एक ही ज्योमेट्री बनती है, जो कि या जो एक ही स्ट्रक्चर फ्रेम होता है, जो कि ऑक्टाहेड्रल है। इसी के साथ हम बात करते हैं sp3 विद कोऑर्डिनेशन नंबर 4। स्ट्रक्चर विल बी टेट्राहेड्रल। sp3d and dsp2 once again coordination number 4 and geometry will be square planar, and last one is coordination number 5 and geometry will be trigonal bipyramidal। तो अगर हम इन चारों ऑप्शंस को बच्चों गौर से देखें, देन पी के लिए ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए अगर देखा जाए तो बाकी 3 में तो कहीं है ही नहीं, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। आप चेक कर लीजिए, बाकी आंसर ऑटोमेटिक इसमें मैच कर रहे होंगे सभी के। इसी के साथ हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? हमें कुछ कंपाउंड दिए गए और उनके स्ट्रक्चर से उनको मैच कराना है। सबसे पहले हम बात करते हैं SF4 के बारे में, ठीक है। SF4 की बेटा अगर हम बात करें इसमें यहाँ पर,
तो उनका स्ट्रक्चर क्या होगा। वैसे जो क्वेश्चन है बेटा यहाँ पर और जिनके जो ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें कुछ करेक्शंस हैं, क्योंकि मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं तो ऑब्वियस सी बात है हमें जो सामने वाला बेटा हमें बताता है हम उनको कॉपी तो कर लेते हैं, बट हाँ बीइंग अ टीचर हमें इनकी चेक करना पड़ता है क्या जो बच्चा बोल रहा है वो सही है, उसमें कुछ डाउट्स हैं। क्योंकि देखिए इतने सारे क्वेश्चन के बीच में सारे क्वेश्चन को याद करना इट इज़ वेरी चैलेंजिंग जॉब। तो इस क्वेश्चन में कई सारे करेक्शन हैं, तो हम करेक्शन के साथ आते हुए इसके आंसर डिस्कस करेंगे। इस एंड पे तो कोई करेक्शन नहीं है। सबसे पहले हम बात करते हैं SF4 के बारे में और BF3 के बारे में। इन दोनों की बेटा जब हम बात करते हैं तो इन दोनों की जो ज्योमेट्री है वो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है। बट अगर हम SF4 की बात करें बेटा इसमें यहाँ पर तो क्या बनेगा, यहाँ पर देखें तो सल्फर के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसमें से 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, मतलब इसके पास क्या है, एक लोन पेयर है और 4 बॉन्ड पेयर है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है बेटा वो सीसॉ होता है, सीसॉ। इसी तरह सीसॉ कैसे बनता है, ये कुछ ऐसे होगा, ये होता है बेटा। इसी तरह हम बात करते हैं BRF3 की। BRF3 में बेटा बनता है टी शेप। कैसे होगा, बोरॉन के वैलेंस शेल में आप भी जानते हैं टोटल 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसमें से 3 क्या बना रहे हैं, 3 कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं और 2 लोन पेयर हैं। तो अगर बेटा हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो ये कुछ ऐसा बनता है। BRF3 ये टी शेप बनता है, एक लोन पेयर ये होगा बच्चों और दूसरा लोन पेयर ये होगा। ये BRF3 का स्ट्रक्चर है। अब अगर हम देखें ऑप्शन S में क्या है हमारे पास A, तो ऑप्शन S को अगर आप चेक करिए तो ऑप्शन S में A केवल यहीं पर ही बेटा आता है। आगे देखिए ऑप्शन P के लिए क्या होगा B। अब यहां इन्होंने C दे रखा है, अगर सभी को दिख रहा होगा यहाँ पर तो इन्होंने ऑप्शन P के लिए इसमें यहाँ पर इन्होंने C दे रखा है, जबकि ऑप्शन P के लिए बेटा जो ऑप्शन होगा यहाँ पर वो B है। अमोनियम की बात करते हैं बच्चों। अमोनियम में क्या होगा, अमोनियम में 1 नहीं 2 नहीं 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं बेटा। इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है और स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होता है, मतलब ऑप्शन Q के लिए बेटा यहाँ पर C होगा। तो जो D लिखा है बेटा ये C होगा यहाँ पर, और बचा RBRO3, इसका ऑप्शन D होगा बच्चों। ये स्क्वायर प्लेनर नहीं, ये पिरामिडल इन स्ट्रक्चर होता है। BRO3-1, तो BRO3-1 की बच्चों बात करें तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, एक तरफ तो O- होगा, दूसरी तरफ ये बनेगा, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक बेटा लोन पेयर होगा। ये बेटा इसका स्ट्रक्चर होता है जो कि पिरामिडल इन शेप पे बनता है यहाँ पर। तो अगर हम देखें यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन बच्चों होगा इसमें यहाँ पर वो क्या बनेगा, ऑप्शन A है, जहां पर P के लिए B होगा, Q के लिए C होगा, R के लिए D होगा और ऑप्शन S के लिए A होगा। दिस इज योर फाइनल आंसर। अगर क्वेश्चन इसी फ्रेम में है तो और ऑप्शंस ये दिए गए हैं तो जो ऑर्डर यहां दिया हुआ है उसको सभी लोग करेक्ट करते हुए इसको बेटा क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना। आगे बढ़ते हैं, यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारा है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस इज नॉट प्रेजेंट इन डीएनए। डीएनए में कौन सा बेस नहीं होता है, तो डीएनए में बेटा केवल एक ही बेस नहीं होता, वो है यूरेसिल। और अगर हम बात करते हैं यहां पर इन चारों में यूरेसिल कहां है, सो ऑप्शन डी। केवल ये जो बेस है बेटा ये डीएनए में नहीं होता है, यूरेसिल। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट इसी के साथ हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 दो स्टेटमेंट दी गई है, बहुत अच्छे से देखिएगा। ये
स्टेटमेंट और इसके नीचे जो दूसरी स्टेटमेंट दी गई है वो भी फिनॉल से रिलेटेड है। कहते हैं कि 2,4,6 ट्राइनाइट्रोटोलुइन इज नोन एज पिक्रिक एसिड। अब आप लोग भी जानते होंगे कि ये स्टेटमेंट 100% गलत है। ये स्टेटमेंट 100% गलत है बच्चों। क्यों? ये टोलुइन नहीं होता है बच्चों, ये फिनॉल है, यह आप अच्छी तरह जानते हैं। 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल को हम क्या कहते हैं? पिक्रिक एसिड कहते हैं। तो ये स्टेटमेंट तो बेटा फॉल्स हो गई। अब हम आते हैं स्टेटमेंट 2। कहते हैं फिनॉल कैन बी कन्वर्टेड इनटू पिक्रिक एसिड बाय एडिशन ऑफ CONC-HNO3 इन फिनॉल 2,4 डाइसल्फोनिक एसिड। अगर हम बात करते हैं बेटा इसकी प्रिपरेशन की, तो होता क्या यहां पर, ये क्लोरोबेंजीन है। जब हम इसको पास करते हैं डाउ प्रोसेस से तो इसका सीधा कन्वर्जन होता है फिनॉल में, और जब हम इस फिनॉल को बेटा पास करते हैं CONC-HNO3 with CONC sulfuric acid at 100 degree Celsius, then it form 2,4,6 trinitrophenol। 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल जिसको हम कहते हैं पिक्रिक एसिड, इस तरीके से बनती है। बट नाउ अ डेज द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ 2,4,6 फ्रॉम फिनॉल इज स्लाइटली डिफरेंट। फर्स्ट, फिनॉल रिएक्ट विथ CONC सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म 2,4 डाइसल्फोनिक। बात मेरी गौर सुना बेटा यहाँ पर। Nowadays, the preparation of picric acid from phenol is slightly different. First, we prepare phenol into 2,4 disulfonic 2,4 disulfonic phenol by passing over CONC sulfuric acid at 100 degree Celsius. दिस इज लाइक दिस। अब क्वेश्चन ये है ऐसा बेटा करते क्यों है? तो ऐसा करने की वजह बेटा ये होती है कि ऐसा करने की वजह यूं ही नहीं कोई चीज होती है। ऐसा करने की वजह ये है कि जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है ये प्रोटेक्टिव एसिड होता है। सल्फ्यूरिक एसिड एक प्रोटेक्टिव एसिड होता है। यही वजह है कि आज की डेट में हम सीधे नाइट्रो ग्रुप का अटैक ना कराकर पहले हम करते क्या है, सल्फोनिक ग्रुप से रिएक्ट कराते हैं और इसकी एक्टिवेटिंग प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट कर लेते हैं। जब इस रिंग की एक्टिवेटिंग प्रॉपर्टी प्रोटेक्ट हो जाएगी, उसके बाद इस नाइट्रो ग्रुप का इस रिंग पर अटैक करना और इनको सब्स्टिट्यूट करना काफी इजी हो जाता है, जिससे पिक्रिक एसिड का बनना भी बेटा काफी इजी हो जाता है। यही वजह है कि हम पहले फिनॉल को फिनॉल 2,4 डाइसल्फोनिक में कन्वर्ट करेंगे, देन हम उसको बेटा पिक्रिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 ये दिया गया, मैच द फॉलोइंग। ये जो क्वेश्चन बच्चों पूछा गया है ये सॉल्ट एनालिसिस से पूछा गया है। सॉल्ट एनालिसिस, ये सॉल्ट एनालिसिस का क्वेश्चन है बच्चों। अब हमको 4 आयन दिए गए और बताना किसको किससे डिटेक्ट करेंगे। ये रिएजेंट दिए गए हैं, वो उनके आयन से बेटा दिए गए, ठीक है। अब करेंगे कैसे, क्वेश्चन ये है इसमें यहां पर। तो होता बेटा क्या है, जो लेड आयन होता है ये ग्रुप 1 में भी मौजूद है और ये ग्रुप 2 में भी मौजूद होता है। एल्यूमिनियम ग्रुप 3 का है, इस मैग्नीज ग्रुप 4 का है और ये 5th ग्रुप का बेटा, ठीक है। अब कैसे करेंगे समझिए इसमें। यहां पर होता क्या है,
ग्रुप 1 को आइडेंटिफाई करने के लिए आप भी जानते हैं ग्रुप 1 के एलिमेंट मोस्टली मेटेलिक होते हैं और हाईली रिएक्टिव होते हैं। सो दे आर आइडेंटिफाइड बाय द एडिशन ऑफ एसिड। सो वी प्रेफर डाइल्यूट HCl, ठीक है। बट अगर वो ग्रुप 2 का है तो वो बेटा सल्फाइड के साथ रिएक्ट करके PPT बनाते हैं सॉल्ट का। अब अगर हम बात करते हैं लेड आयन की, अगर लेड आयन ग्रुप 1 का है, बिलोंग कर रहा है, तो ऑप्शन में सिर्फ और सिर्फ डाइल्यूट HCl दिया जाना चाहिए। पर अगर आप देखिए इन्होंने डाइल्यूट HCl के साथ में क्या दिया हुआ है, हाइड्रोजन सल्फाइड दिया हुआ है। अब होता क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड और डाइल्यूट HCl का जो मिक्सचर होता है ये क्या बनाता है, एसिड बफर बनाता है। और इस एसिड बफर में होता क्या है बच्चों, यहां पर इस एसिड बफर में कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से, कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से सल्फाइड आयन की जो कंसंट्रेशन होती है वो कंट्रोल्ड फॉर्म में अवेलेबल होती है, मतलब बहुत एक्सेस नहीं होती है, जिसकी वजह से ये लेड आयन जो होते हैं वो कंबाइंड होकर सल्फाइड से क्या बनाते हैं, लेड सल्फाइड का सिल्वरी ब्लैक PPT बना देते हैं। लेड सल्फाइड का क्या बना देते हैं बच्चों, सिल्वरी ब्लैक PPT। अगर कहीं ये एक्सेस में हो गया होता तो ये डिसॉल्व हो जाता बच्चों इसमें यहाँ पर, इसीलिए हम ऐसा नहीं करते। तो यहाँ पर जो लेड आयन के लिए बेटा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ए नहीं है। लेड आयन का जो ऑप्शन है वो बी है, पर याद रखिएगा ये तभी होगा अगर लेड आयन ग्रुप 2 को बिलोंग करेगा। अगर ये ग्रुप 1 का होता तो यहां पर H2S नहीं सिर्फ HCl होता बच्चों। अब बात करते हैं एल्यूमिनियम आयन। एल्यूमिनियम आयन ग्रुप 3 का बेटा एलिमेंट होता है और इनकी प्रॉपर्टी होती है ये बेस के साथ मिलकर हाइड्रोक्साइड का PPT बनाते हैं, प्रेसिपिटेट। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बेटा होगा वो होता है ऑप्शन ए, दिस। सबको दिख रहा होगा इसमें। अब क्वेश्चन है कि अगर आप गौर से देखिए तो ये क्या है यहां पर, इट ऑल्सो, ये क्या है, ये बेसिक बफर है। अब बेसिक बफर क्यों लिया, क्वेश्चन ये है कि अगर एल्यूमिनियम आयन बेस के साथ हाइड्रोक्साइड का PPT बनाता तो हमने सीधे बेस में क्यों नहीं ऐड किया, क्योंकि बेटा अगर आपने बेस एक्सेस में ऐड कर दिया तो ये पहले हाइड्रोक्साइड तो बनाएगा पर बाद में वो हाइड्रोक्साइड डिसॉल्व होकर क्लियर सॉल्यूशन भी बनाता है जो कि एल्यूमिनेट आयन का होता है। अब अगर ये एल्यूमिनियम डिसॉल्व होकर एल्यूमिनेट आयन बनाएगी तो शायद इसको रिकॉग्नाइज करना इम्पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि एल्यूमिनेट कलरलेस सॉल्यूशंस होते हैं और एल्यूमिनियम सॉल्ट और ऑल्सो क्या होते हैं बच्चों, यहाँ पर कलरलेस सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं। सो इट इज मच डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश एल्यूमिनियम आयन in pure alkaline medium. That is why we prefer basic buffer of alkali medium in spite of pure alkaline medium. तो जब आप एल्यूमिनियम आयन को इस बेसिक बफर में ऐड करेंगे तो ये एल्यूमिनियम आयन इस OH के लिटिल अमाउंट के साथ, लिटिल अमाउंट के बच्चों कंबाइंड होकर क्या बनाती है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का वाइट PPT बनाती है। तो जो ऑप्शन 2 है बच्चों यहां पर, ऑप्शन 1 में होगा बी, ऑप्शन 2 में बच्चों होगा यहां पर ए। अब बारी आती है ऑप्शन 3 और 4। सबसे पहले हम बात करते हैं मैग्नीज आयन की जो कि ग्रुप 4 को बिलोंग करता है। ग्रुप 4 के एलिमेंट बेटा क्या करेंगे यहां पर, इसमें मेटलॉइड्स भी आते हैं। ये करते क्या बेटा यहाँ पर, ये सल्फाइड के साथ कंबाइंड होकर PPT बनाते हैं, ठीक है। अब सल्फाइड ज्यादा कब बनेगा, अगर ये पूरा का पूरा आयोनाइज हो जाए, इसीलिए मीडियम देखिए बेसिक लिया गया है। यहाँ पर क्या होगा, OH और H मिलके वाटर बना देंगे और हमारे पास बनेगा अमोनियम सल्फाइड। अमोनियम सल्फाइड डिसोसिएट होता है अमोनियम और सल्फाइड आयन में, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इसीलिए ये सल्फाइड
मैग्नेस से कंबाइंड होकर क्या बनाते हैं, मैग्नेस सल्फाइड बना देते हैं, जो कि बेटा पीपीटी होता है ब्राउन कलर का। इस तरह इसको भी आइडेंटिफाई करना है, इट इज वेरी इजीएस्ट जॉब। एंड लास्ट में बेटा बारी आती है ऑप्शन 4 का होगा बेटा सी, और लास्ट में बेटा बारी आती है किसकी, स्टोरेंशियम की। जब सारे निपट गए तो बेटा आप भी जानते हो ऑप्शन सी के लिए क्या होगा यहाँ पर, इधर सॉरी ऑप्शन 3 के लिए इधर जो ऑप्शन होगा वो डी होगा, अमोनियम कार्बोनेट इन लिकर अमोनिया सॉल्यूशंस। तो ये है बेटा इसका कंप्लीट सॉल्यूशन। आई होप सबको समझ में आया होगा। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट था। अगर आपने सॉल्ट एनालिसिस रटी होगी तब तो आप ये कर ले गए होंगे, पर अभी काफ़ी एग्जाम होने बाकी हैं, तो हो सकता है ये इस तरह के क्वेश्चन और रिपीट हों। एक बार में हो सकता है मेरी बात आपको कम समझ में आई हो, इसको दोबारा से म्यूट करके दोबारा बेटा इसको सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे से इसको समझ में आएगा कि मैंने आपको क्या बताने की कोशिश करी है। और उससे पहले मैं आपको जरूर बोलूँगा, अपनी एनसीईआरटी और अपनी जो प्रैक्टिकल बुक है, ठीक है, उसमें इसको जरूर सर्च करिए। सॉल्ट एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा, और इसके कई सारे और अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। मेन में तो आए हैं, एडवांस नहीं बेटा, बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 कहते हैं विच वन इज करेक्ट मेटामर्स, कौन सा करेक्ट मेटामर्स है। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको चीज अच्छे से पता होनी चाहिए, मेटामर्स में ना तो फंक्शनल ग्रुप चेंज होता है ना उनकी पोजीशन चेंज होती है। बस होता क्या है, उनके दोनों साइड में जो कार्बन चेन है बेटा, उसके कुछ कार्बन या इंटायर चेन एक्सचेंज हो जाती हैं। अगर हम इन चारों ऑप्शन को गौर से देखें तो ये जो है ये इसका करेक्ट मेटामर्स है। कैसे, यहाँ पर साइक्लोहेक्साइल ग्रुप N पर है, यहाँ पर साइक्लोहेक्साइल ग्रुप C पर है, यहाँ पर फिनाइल ग्रुप C पर है, और यहाँ फिनाइल ग्रुप N पर है। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर द अबव क्वेश्चन इज ऑप्शन A। आई होप सबको समझ में आया होगा। अगर फिर से कह रहा हूँ बच्चों, मेटामर्स में सराउंडिंग कार्बन चेन्स आर डिफरेंट, इवन फंक्शनल ग्रुप एंड इट्स पोजिशन विल बी सेम। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कहते हैं फाइंड चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैग्नीज। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो ये रिएक्शन कैसे होती है। जब हम पोटेशियम परमैंगनेट को ऑक्जेलेट आयन के साथ एसिडिक मीडियम में ऐड करते हैं तो होता क्या है बच्चों, यहाँ पर MnO4 माइनस का रिडक्शन होता है Mn2 प्लस में, ऑक्जेलेट का ऑक्सीडेशन होता है CO2 में, प्लस वाटर बनती है। ये होती है पूरी रिएक्शन बच्चों यहाँ पर। अब हमको फाइंड करना है चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैग्नीज। तो यहाँ मैग्नीज की ऑक्सीडेशन नंबर +7 है, जबकि यहाँ +2 है। चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैंगनीज, ये बेटा +5 होगी, 5 यूनिट का चेंज है। अब सपोज करिए यहां से इन्होंने आपसे KMnO4 का डाइपोल मोमेंट पूछ लिया। सपोज करिए आपसे डाइपोल मोमेंट पूछते हैं KMnO4 का, कैसे फाइंड करोगे आप। MnO4 में मैग्नीज की ऑक्सीडेशन नंबर +7 है। अगर आप इससे इसका कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे तो क्या बनेगी, 3D0 4S0 बनेगी। और यहां से बेटा आप देखोगे नंबर ऑफ अनपेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन 0 है, तो यहाँ से डाइपोल मोमेंट भी बेटा इनका 0 आएगा। तो अगर डाइपोल पूछा जाए तो आप डाइपोल भी फाइंड कर सकते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन पूछा गया उसका आंसर तो आपके सामने है बच्चों। इसमें यहाँ पर आप अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन द प्रोडक्ट P। कैसे करेंगे इसमें, यहाँ पर ये But2 आयन है बच्चों। जब आप इसको कंडीशन A पर पास करते हैं तो ये बेटा बनाता है क्या, ये बनाता है ब्यूटीन। और कौन सी ब्यूटीन बनाएगा बेटा, ये बनाता है ट्रांस ब्यूटीन। बनते दोनों हैं, सिस ही बनेगा और ट्रांस ही बनता है। बट आप भी जानते हैं ट्रांस की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, इसलिए इसकी यील्ड भी ज़्यादा होगी। अब क्योंकि इसकी यील्ड बेटा ज़्यादा है
तो रिएक्शन जो फर्दर कंटिन्यूड होगी वो इसके फेवर में ही होगी। तो ये है प्रोडक्ट ऑफ स्टेप 1। अब इसको बेटा पास करना है KMnO4 में, और KMnO4 बेटा छोटा मोटा तो है नहीं, ये अल्कलाइन है। जो KMnO4 है वो हल्के मत लीजिएगा, ये कोल्ड एंड डाइल्यूट KMnO4 नहीं है, ठीक है, क्योंकि कोल्ड एंड डाइल्यूट KMnO4 माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ये अल्कलाइन KMnO4 है, और अल्कलाइन KMnO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इसलिए ये ना केवल इस दोनों बॉन्ड को ब्रेक करेगा और ब्रेक करने के बाद इन्हें ऑक्सीडाइज भी करेगा। तो जैसे ही ये इसको ऑक्सीडाइज करेगा तो क्या बनेगा बच्चों, CH3CHO। CH3CHO यहां से भी बनता है एंड CH3CHO बच्चों यहां से भी बनता है, मतलब 2 CH3CHO बनेंगे। क्योंकि मैंने क्या बोला है, इसको हल्के में लेने की जरूरत नहीं है। ये क्या है, कैसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बच्चों, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसलिए रिएक्शन यहां रुकने वाली नहीं है, ये फर्दर ऑक्सीडाइज होगी और क्या बनाती है, कार्बोक्सिलिक एसिड। और अगर ये कार्बोक्सिलिक एसिड बना रही है तो आप खुद देखो बच्चों इसमें कितनी ऑक्सीजन है, 2। तो आंसर क्या होगा बेटा, यहाँ पर नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम 2 होगी बेटा। यही अगर क्वेश्चन ये है तो आंसर बच्चों इसमें यही होगा। ये तरीका था इस क्वेश्चन को करने का। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। कहते हैं फाइंड द सम ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ बेसिक एंड एम्फोटेरिक ऑक्साइड ऑफ क्रोमियम। आप देखो यहां पर क्रोमियम के इन्होंने 3 ऑक्साइड दिए गए बच्चों। पहला है CrO, Cr2O3 एंड CrO3। यहां पर क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर +6 है, यहां +3 है, यहां +2 है। ऑक्सीडेशन नंबर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक नेचर बच्चों। जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर होगी उतना ज्यादा ही एसिडिक नेचर होगा बच्चों। तो इन तीनों में ये क्या है, एसिडिक है। जितनी कम होगी वो बेसिक होगा बच्चों। तो ऑब्वियस सी बात है ये एम्फोटेरिक हो गया, ये एम्फोटेरिक है बच्चों। अब अगर हम क्रोमियम 2+ की बात करें, क्रोमियम 2+ का कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा, 3d4 4s0 बनता है। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 होता है और कॉन्फ़िगरेशन होती है 4s2 3d4। तो क्रोमियम 2+ में क्या होगा, 4s0 3d4। यहाँ से n की वैल्यू बेटा 4 आ जाएगी। और अगर हम बात करते हैं क्रोमियम 3+, ये बनेगा 3d3 4s0, और यहाँ से बेटा ये क्या बनेगा, n की वैल्यू 3 आएगी। डाइपोल फाइंड करिए, 4 × 4 + 2, और ये बेटा बनेगा क्या, 3 × 3 + 2, ये आ जाएगा 24। 24 को क्या लिखते हैं यहाँ पर, ये 24 होगा और ये 15 आएगा। 24 की बात करें यहाँ पर, आप सभी जानते हैं 5 का स्क्वायर 25 होता है, और ये 24 है, मतलब इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, 5 से थोड़ा सा कम होगा। मान लीजिए यहाँ पर ये आता है 4.9 समथिंग आता है, और 15 जो होता है 16 से थोड़ा सा कम है, और 16 बेटा 4 का स्क्वायर होता है। इसका मतलब इसकी वैल्यू 4 से थोड़ी सी कम आनी चाहिए। मान लीजिए 3.9 आ गई, दोनों को ऐड करिए, क्या होगा, 9 9 18, 4 3 7 + 8 8.8 आएगा, जिसे राउंड ऑफ करेंगे तो आंसर 9 होगा। मतलब बच्चों ये है कि अगर आप इन तीनों में दिए गए ऑक्साइड के एम्फोटेरिक एंड बेसिक ऑक्साइड में प्रेजेंट क्रोमियम की डाइपोल मोमेंट का सम फाइंड करेंगे तो वो 9 आएगा बच्चों। वो कैसे है, ये इसकी कंप्लीट मैकेनिज्म प्रोसेस आपके सामने, ये तरीका है बच्चों से करने का। आई होप कि आपको सभी सॉल्यूशन ना केवल अच्छे लगे होंगे, समझ में भी आए होंगे। मैंने पूरी कोशिश करी अच्छे से अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया जाए, आसान से आसान भाषा में एक्सप्लेनेशन दिया जाए, जिससे आप इसको समझ सकें। इतने ही क्वेश्चन बेटा हमारे पास कलेक्ट हो पाए थे, जो कि मैंने आपसे डिस्कस किए हैं। मैं जल्दी कोशिश करूंगा बाकी क्वेश्चन के साथ एक बार फिर आपके सामने और आपसे मुलाकात करूं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक।